देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज के इस शेर का अक्स पाकिस्तानी सियासत में हमें अमली तौर पर दिखाई देता है। कभी सोचा नहीं था कल वो लोग जो सियासत से, सियासी सरगर्मियों से, सियासी पार्टियों से दस्तबरदार होकर रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए, आज वही लोग, वही तमाम सियासतदान एक नए रंग के साथ, एक नए पार्टी, एक नए लीडर, एक नए झंडे के पीछे चले गए हैं। आज आपको उनकी ही जबानी दुख भरी रुदात सुनवाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। पहले सुनते हैं 17 मई को तहरीके इंसाफ और सियासत को छोड़ने वाले आमिर कियानी, जो जनरल सेक्रेटरी थे तहरीके इंसाफ के, उनकी सुख भरी दास्तान। मैं फ्रैंकली जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर सकूं कि एक इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने जिस सफ़र में 27 साल अपने मुकम्मल किए वो अब्रप्टली ये वाक़यात होने थे, ये मामलात होने थे। और मुझे सियासत से, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम पार्टी के रुकन और सियासतदान मुराद रास 26 मई को पार्टी छोड़ते हुए क्या कह रहे थे, आइए सुनते। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहां कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध के माजी के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के बहुत ही देरीना साथी और बहुत ही करीबी साथी, उन्होंने 27 मई को तहरीके इंसाफ और सियासत छोड़ने का क्या कहा था, आइए सुनवाते उन्हीं की ज़बानी। मैंने ये फैसला किया है और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूं। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुस्ताफी होता हूं, छोड़ता हूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूं। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि खत्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफर था, यहीं तक मेरा सफर था सियासत में। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी तर्जुमान और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी एक कॉन्फ्रेंस की, सियासत से और तहरीके इंसाफ से राहें जुदा करने की बात की। 16 मई को उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और मजम्मत जब की थी तो एज जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो की थी। और फिर उसी के चंद दिन बाद, यानी कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, 24 मई को उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि तहरीके इंसाफ ना सिर्फ बल्कि सियासत से, दोनों से छोड़ने का ऐलान किया। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था, आइए वो सुनते। मैं तहरीके इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए।
जी नाजरीन, आप समझ तो गए होंगे, इन सारे बयानात दिखाने का आज मकसद यही है कि आज जहांगीर तरीन साहब ने एक नई सियासी जमात, एक नए झंडे के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और ये वो तमाम चेहरे, इसमें अली ज़री साहब भी बल्कि शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक एक करके, वो एक बहुत ज़्यादा लंबी तवील फहरिस्त है, जिन्होंने प्रेसर की, जिन्होंने कहा, किसी ने कहा पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं, सियासत ही छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब से जो लोग एक हफ्ते कबल सियासत छोड़ने की बातें कर रहे थे, 2 हफ्ते कबल सियासत छोड़ने की दावे कर रहे थे, आज वो जहांगीर तरीन साहब की नई सियासी जमात जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से क़याम में आई है, उसमें बाज़ाब्ता शामिल हो रहे हैं। और आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया है इस हवाले से। दूसरी जानिब अब ये बातें भी हो रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान की विकेट भी उड़ाने को तैयार हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा महमूद मौलवी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कुरैशी साहब वाली बात भी जो है मैं आपको भी बता दूं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी मेरे ख्याल से कुछ डिसीजन रहेंगे। अभी तो परवेज खटक साहब भी केपीके में लगे हुए हैं जो कि वर्किंग हो रही है, और वो आपको मेरे ख्याल 2 दिन के अंदर में आपको अभी बताता हूँ, 2 दिन नहीं मैक्सिमम 3 दिन, जो कि 72 घंटे में वहां से भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस मुल्क में इंसाफ और कानून की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस बात से आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाअहल होने वाले जहांगीर तरीन मुल्क की सियासत और सियासी लोगों में छा गए हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहांगीर तरीन, जिन पर ज़रे इरादी जाहिर न करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जहांगीर तरीन को 2 नुकात पर नाअहल किया गया है, उन्होंने मुल्क की आला तरीन अदालत से झूठ बोला। जहांगीर तरीन साहब वो हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी और उनके असासों को भी छुपाया। इनसाइडर ट्रेडिंग से मुतालिक SECP तहकीकात भी कर चुका है। जहांगीर तरीन साहब वो हैं जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर 70.81 मिलियन जुर्माना भी दिया। इसके अलावा उन पर शुगर स्कैंडल का भी केस किया गया था। और आज उन्हीं जहांगीर तरीन ने और उनके साथी अलीम खान ने एक नई जमात का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और आज जब ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। हमारी कौम को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उम्मीद की है कि हमारी कौम के हालात बेहतर होंगे, अवाम के हालात बेहतर होंगे और कौम एक अरूज पे पहुँचेगी और हमारा मुल्क सारी दुनिया में अपनी सही जगह पे पहुँचेगा। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानियत दे। इसलिए हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है। अपने बड़े भाई जहांगीर खान तरीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम सब को इकट्ठा करने में, हम सब के साथ मशावरत करने में जिस बड़ेपन का मुजाहरा किया, आज ये इन्हीं की सियासी बसीरत का और ये इन्हीं के मोहब्बत का वजह है कि आज हम सब जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं। जी नाजरीन, और इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मोहम्मद बुईन भट्टू साहब, MNA मुस्लिम लीग नून से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब सीनियर तज्जाकार हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी, आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मोइन भट्टू साहब आपकी तरफ आऊँगी। मोइन भट्टू साहब, कैसे देख रहे हैं पंजाब की सियासत में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां और हलचल हो रही है। ऐसी सूरत हाल में क्या ये तब्दीलियां और क्या ये जो नई पार्टियां बन रही हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत को कोई डैमेज हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में जी मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उसको इनमें से कोई पार्टी भी डैमेज नहीं कर सकती किसी तरह भी। ये पार्टी जो नई बन रही है, ये तो इनफैक्ट जो PTI का जो भी वोटर है या सपोर्टर है, ये उनके दरमियान ही ये बनेंगी और वो PTI के लोग ही इन पार्टियों में आएंगे। यहाँ तक मुस्लिम लीग नून का वोटर है या सपोर्टर है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जगह यूनाइटेड हैं और उसी तरह पहले की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। ओके, ठीक हो गया। मैं जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है अभी तो। जी 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 जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे भी है, ये पाकिस्तान की सियासत में जो एकदम से नई तब्दीली है, नई नई सियासी जमातें आगे आ रही हैं और जहांगीर तरीन साहब एक नई सियासी जमात के साथ अब आगे बढ़े हैं जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया है, कैसे देख रहे हैं इतनी तेजी से कयाम में आने वाली जमातों का फ्यूचर अब आप? जी जमात तो नई बनाई गई है, लेकिन ये कहानी पुरानी है। और पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो 1954 में सबसे पहले एक जुक्तु फ्रंट ईस्ट पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान में बना था, जिसमें तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर उन्होंने मुस्लिम लीग का वहां से सफाया कर दिया था। और मुस्लिम लीग जो ढाका में खड़ी की गई थी, उनके तमाम मेंबर मुस्लिम लीग को छोड़कर जुक्तु फ्रंट में शामिल हो गए थे और ज्यादातर मेंबर वहीं से फिर प्रोविंशियल असेंबली के सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बनी। उसके बाद आपको पता है परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में काफ लीग बनी थी, जिसको लोगों ने किंग्स पार्टी कहा। और तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर वो इसमें नजरियाती कारकुन भी नजरियात अपने छोड़कर इसमें शामिल हो गए थे। तो उसने भी एक 5-6 साल निकाले। तो अब ये जो है लोग ज़ाहिर एक नई पार्टी बना रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त उनको पीटीआई का कोई मुस्तकबिल बेहतर नजर नहीं आ रहा, कि जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं और इमरान खान साहब को छोड़ के लोग चले गए हैं, तो इनको इकट्ठा करके एक नई पार्टी बनाई गई है, ये सोचते हुए कि ये इलेक्टेबल्स हैं, कि चेहरे जाने पहचाने हैं और नई पार्टी जो है कोई अपना रोल अदा कर सकेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो ये सिलसिला चला आ रहा है। आपको पता है एक कानून भी पास हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़कर आता है, क्रॉस पार्टी करके आता है, तो उसको अपनी पार्टी में नहीं लिया जाएगा, ताकि पाकिस्तानी सियासत में कुछ ठहराव आ जाए और इधर से उधर लोग जो है वो ना फिरते रहें। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो कानून को तो लोग भूल चुके हैं अभी, और वो खसूसन उस बारे में था कि जब इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर पार्टी अपनी नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी रहता है और इसी तरीके से बहुत तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ ड्रामाई तौर पर एक पार्टी जो ख्याल था कि बहुत उसको पब्लिक सपोर्ट है, अचानक टूट फूट का शिकार होकर और उससे नई पार्टी निकल आई है। और तहरीक इंसाफ का इस वक्त तो जो नजर आ रहा है कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब तो बहुत पुरुमीद हैं कि वो जिस किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन पता नहीं वो देखने की बात है होगा कि नहीं होगा ऐसा। बहरहाल ये सियासी इस्तेकाम की निशानी नहीं है और बार बार पार्टियों का टूट फूट होना मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेकाम के लिए मुल्क गिर पार्टियों को होना जरूरी है। ऐसी पार्टियों का जिनका चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जिनकी जड़ें हों और वो वफाक की अलामत हो और वफाक की जंजीर हो, उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो बाकी सूबों में जहाँ वो कमज़ोर हैं वहाँ पर भी अपने दफातर खोलें, अपने मेंबर्स बनाएं, वहाँ से भी लोगों को अलर्ट करवाएं ताकि वो मुल्कगिर पार्टियां कहलाएं। ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर होगा। सर, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग अलोंग इन माय माइंड। ये भी बताइएगा कि ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो पीटीआई से जब निकाले गए थे या असाइड किए गए थे तो हमें ये बताया गया था और हमने ये देखा था कि इनके ऊपर लंबे लंबे करप्शन के केसेस थे। जहांगीर तरीन साहब भी खुद नाअहल है, अभी मैंने आगाज में उनके केस के बारे में भी बताया, ऑफशोर कंपनी का मामला, असासे छुपाने का मामला और फिर चीनी चोरी स्कैंडल में, आटा चोरी स्कैंडल में जो मौजूदा हुकूमत है जब वो माजी की ऑपोजिशन थी तो वो इन सारे लोगों के नाम ले लेके इनको पुकारती थी और बताती थी। तो क्या मौजूदा हुकूमत की जमातें भी क्या इस पार्टी को एक्सेप्ट करेंगी? वो अडेप्टेबिलिटी होगी? और साथ ही क्या लोगों की, पाकिस्तानी लोगों की क्या मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म हो सकती है कि वो ये सारे चेहरे भूल जाएं और इनको सपोर्ट करें इलेक्शन में? देखिए, पाकिस्तान की जितनी बड़ी पार्टियां हैं और जितने उनके लीडर्स हैं, उन सब पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। वो नैब को ही मतलूब रही है और नैब ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और डिसीशंस भी दिए हैं। तो ये तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हार्डली कोई ऐसा लीडर होगा, कोई ऐसी पार्टियां होंगी जिन पर इस किस्म के चार्जेस ना हों। और तो ये लोग भी जो हैं, ये वाले भी
ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। रहा पाकिस्तान का, तो जाहिर है जब इलेक्शन होंगे उन्हें किसी न किसी को तो वोट देना है, तो वो इन्हीं में से लोग चुनते हैं जो उनके सामने आते हैं और खड़े होते हैं, चाहे उन पर चार्जेस हो ना हो। तो फिर वो आपको पता है कि बरादरी आ जाती है, उसमें दूसरी लॉयल्टीज आ जाती हैं। कोई बहुत लोगों की सोच बूझ तो इतनी समझ नहीं है जमहूरियत के बारे में कि वो इन चीज़ों की छानबीन करें और साफ सुथरे लोगों को वोट दें। राइट अच्छा सर, एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। कल हमने देखा कि जो GHQ में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो हमने बातें देखी, ख़ासतौर पे 9 मई के हवाले से बताया गया है, और मतलब इसमें जो ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि जी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व है। मैं चाहूँगी उस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिए। जी देखिए, बात यह है कि हमारे आइन में दर्ज है कि जुडिशरी के ऊपर और फौज पर गैर जरूरी तनकीद नहीं की जाएगी, लेकिन पिछले चंद सालों से, चंद महीनों से ये वतीरा बन गया है कि बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट चल रही हैं जिसमें जुडिशरी को ही मातूब किया जाता है, फौज के खिलाफ भी, और फौज की सीनियर जो लीडरशिप है उनके खिलाफ बहुत सी फेक और बहुत सी गलत बातें जो सच्चाई पर मबनी नहीं है वो फैलाई जाती हैं, जिससे ज़ाहिर फौज में बेचैनी फैलती है और फौज और आवाम का रिश्ता कमजोर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि ये इसको अब चीजें ना फैलाई जाए और फौज और आवाम के दरमियान में दूरी ना पैदा की जाए, और जुडिशरी के खिलाफ भी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि ऐसे लोग जो करेंगे उनके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग तोड़ फोड़ जलाओ में जो मुलव्विस पाए गए इन्वेस्टिगेशंस के बाद, वो उन पर जो है फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। तो ये बातें दोबारा कल इसकी तौसीक की गई है। ठीक हो गया। मोहम्मद मोइन भट्टू साहब आपकी तरफ आऊंगी। भट्टू साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 बस ठीक है, भट्टू साहब आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा भट्टू साहब ये बताइएगा, सवाल आपसे भी है, अभी ये आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को तो ऑफ कोर्स कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक ऑपोजिशन की नई जमात आपके सामने आ रही है, क्योंकि अभी नोबडी नोज के PTI का भी क्या होना है। ये तो वो लोग सामने आ गए एक जमात के साथ जो कि PTI से सेपरेट हुए हैं, या जिन्होंने कहा था कि जी हम तो सियासत ही छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर सामने आ गए एक नई जमात के तौर पे। सो आप इसको कैसे देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? अपना कॉम्पिटिटर देख रहे हैं? दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये वही जहांगीर तरीन है जब माजी में ये PTI में थे तो आप लोग बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। आटा चोरी स्कैंडल, चीनी चोरी स्कैंडल्स में ये वही सारे नाम और लोग शामिल हैं जो आप लोगों के जो है वो गोली का शिकार होते थे तनकीद की। तो अब ये उन्हीं के साथ इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा? देखिए जी, यहाँ तक इल्जामात या किसी पे कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये तो मैं समझता हूँ अब ये कोई नई बात नहीं, ये सबके इल्म में है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकली जितना किसी का अपने इलाके में असर रसूख है या सियासत में किसी का अमल दखल है, साफ ज़ाहिर है उन लोगों ने इकट्ठे होकर जो पॉलिटिक्स में हैं उन्होंने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड होके अपने नए लाहे अमल को तैयार भी करना है और उसके मुताबिक अपनी सियासत भी जारी रखनी है। लिहाजा यह भी जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं, इनका एक सियासी पस मंजर है और उनका साबका जो ताल्लुक है तो मैं जहांगीर तरीन साहब के वो PTI के साथ है। तो उन्होंने भी अपने सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकली जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक पार्टी तश्कील दी है। इसको एक सियासी ग्रुप कह लें, एक पार्टी कह लें, ये हर जगह पे मौजूद है। पंजाब में भी हैं ये छोटी छोटी पार्टियां, जैसे MQM है, वो काफी ऐसे वो भी अपने अपने तौर पे हर पार्टी मौजूद है। अगर मौजूदा सिनारियों में अगर जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब या बाकी सब लोग जो PTI को छोड़ के आए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, तो ये नेचुरल सा रद्द अमल है कि उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखना है। तो किस तरह जिंदा रखा जा सकता है? एक पार्टी की सूरत में
अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो वोटर उनके हैं वो कहाँ तक पॉजिटिव रिजल्ट सियासी तौर पे उनके लिए ला सकते हैं। जहाँ तक पीटीआई के लोगों का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो शायद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी या ग्रुप से कि वो लोग हमारे साथ आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग अब स्कैटर्ड पोजीशन में हैं। वो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। वो मकामी जो पसंद नापसंद है उसके मुताबिक पीटीआई का वोटर जो है ना वो जाएगा। शायद ये जहांगीर तरीन ग्रुप की जो पार्टी है वो मेरे ख्याल के मुताबिक ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद कि पीटीआई का जो वोटर है वो शायद न। दूसरी बात ये कि अगर लोग ये समझते हों कि अब किसी पार्टी की पीठ पे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा, तो नाउ दिस इज इन माय व्यू इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि हर पार्टी ने अपने बलबूते पे वोट लेने हैं, अपने सपोर्टर्स और वोटर्स पे उन्होंने इलेक्ट होना है। अब एस्टेब्लिशमेंट किसी को जो है वो प्रमोट नहीं करेगी। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्यादा इफेक्टिव है, तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ही सीटें आएंगी। कुछ ना कुछ सीटें तो जहांगीर तरीन ग्रुप की लाजमन आएगी। जो अपने इलाके में इलेक्टेबल लोग हैं वो आजाद भी इलेक्शन लड़े तो तब भी उनके जीतने का इम्कान होता है। राइट। अच्छा सर, क्या आपकी जमात मुस्लिम लीग नून जो है उन लोगों को शामिल अब करेगी जो पीटीआई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से जो लोग आपकी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल जी आपकी मेरी आवाज आ रही है अब? जी, मेरा सवाल ये है सर, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या सियासत छोड़ रहे हैं वो एक इस ग्रुप के तौर पे तो नजर आ रहे हैं, और जैसे भी आपने खुद भी कहा कि वो दूसरी जमातों में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग आपसे राब्ते में हो आपकी जमात से, यानी कि आपसे मुराद ये, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने भी इस पे कोई सोचा है कि पार्टी ले रही है ऐसे लोगों को? जैसे कि अभी हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा था कि उनको टिकट्स दिए गए थे लोगों को जो पहले पीटीआई में थे। देखिए, पार्टी पॉलिसी तो अभी मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में कोई भी वाज़ेह तौर पे बताई गई हो, लेकिन जहां तक एक मेरा ज़ाती तौर पे अंदाजा वो ये है कि जहां हम किसी भी इफेक्टिव और इलेक्टेबल बंदे को एडजस्ट कर सकते हों तो वो नून लीग वाले भी साफ जाहिर है कि वो भी उनको अकोमोडेट और एडजस्ट कर सकेंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि सियासी तौर पे लोग या जमातें दरवाजे तो बंद कर नहीं सकती। ये तो वैसे भी जो पॉलिटिकल लॉजिक है उसके भी खिलाफ है बात। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी सीट जहाँ पे किसी भी बंदे को सियासी जो इलेक्टेबल है उसको एडजस्ट किया जा सकता है तो हर पार्टी करेगी। नून लीग भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, बाकी पार्टियां भी करेंगी। राइट। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जनरल साहब, एक बस मैं आपसे क्विकली जानना चाहूंगी, आमतौर पे तासुर ये होता है कि जब इलेक्टेबल्स जुड़ते हैं या जोड़ते हैं, जैसे कि अभी मोइन भट्टू साहब ने कहा कि अब तो आइंदा आने वाले दिनों में ये बात तो तय है कि जी एस्टैब्लिशमेंट अब किसी को सपोर्ट नहीं करेगी उस तरह से जैसे कि माजी में एलिगेशंस लगते रहे या बातें होती रही हैं। लेकिन जब इलेक्टेबल्स जुड़ते तो एक तासुर आमतौर पे ये दिया जाता है कि नहीं जी शायद ऊपर से या पीछे से कहीं से कोई हाथ है। सो अब आप इसको जो लोग ये चेहरे पार्टी के चेहरे वही हैं लेकिन पार्टी बदल बदल के सियासत में आ रहे हैं, तो क्या जो पाकिस्तानी आवाम है वो इस माइंडसेट को और इन चीज़ों को चूंकि इतने अरसे से देख भी रहा है, अभी आपने खुद भी पहले आगाज में भी बताया था एक मिसाल देते हुए, क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपने सवाल जो पूछा था, नून लीग के दो इम्पोर्टेंट लीडर्स ने जी, तलाल चौधरी साहब ने और दूसरे ने ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि हमको ये जो पार्टी टूट गई है और इसके लोग आना चाहते हैं हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हर हलके से 2-2, 3-3 हमारे पास इलेक्टेबल्स और कैंडिडेट्स मौजूद हैं और हमारी तो बस भरी हुई है, हम इसमें किसी और को गुंजाइश नहीं उनके लिए पैदा कर सकते। तो उनका मतलब ये था कि इनको शायद हम ना लें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पीपल पार्टी का, तो आपको पता है जरदारी साहब भी
और उन्होंने साउथ पंजाब से बहुत लोगों से, काफी लोगों को, अभी नए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है और अपनी वो स्ट्रेंथ को और तादाद को वहां बढ़ा रहे हैं। बाकी रहे कुछ इसमें तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं जो वाकई इलेक्टेबल थे, और कुछ इसमें बिल्कुल नए चेहरे थे जिनकी कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि उनके जो वो तो चले गए एक पार्टी में, तो उनको कोई लेना चाहेगा, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, कोई फॉलोइंग। तो बाकी रहा कि ये सामने जब आएगा तो लगता यही है कि नून लीग भी और पीपल पार्टी भी और ये जो नई पार्टी बनी है, ये सब कुछ सीटें लेंगे, लेकिन एक पार्टी की शायद बहुत मजबूत जो है वो मेजॉरिटी ना मतलब मिल सके, एक पार्टी को नजर ये आता है। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका और मोहम्मद मोइन वटू साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ना है जी नाज़रीन, और आगे बढ़ेंगे और इसी सारे मामले पे बात करेंगे मज़ीद भी। मेरे साथ शाह उवैस नूरानी साहब होंगे, मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और जनरल सेक्रेटरी हैं JUI के जी, उनसे भी जानेंगे। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो नया मंजरनामा बन रहा है उसमें यही बात ज़द आम है कि किसी की भी एक फ़र्द वाहिद पार्टी की मेजॉरिटी नहीं हो सकती। ऐसी सूरत हाल में सबको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, कोई ना कोई सीट्स एडजस्टमेंट किसी न किसी तौर से। दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल रही और इस बात का मजाक भी बनाया गया कि जो नई पार्टी बनी है क्या उसका हाल भी, लोगों ने सवाल किया, उसका हाल भी क्या वही होगा जो PSP का हुआ? क्या जो कराची में सूरत हाल बनी, क्या उसी तरह से इस पार्टी के भी हालात हो सकते हैं, या वाकई कुछ गेन कर सकती है? क्या कुछ सीट्स मिलेंगी, लोग वोट देंगे, लोगों का एतमाद बहाल होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। जाती हूँ शाह उवैस नूरानी साहब की तरफ भी, मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जनरल सेक्रेटरी JUI हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच शाह उवैस नूरानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, जैसे कि हम ये देख रहे हैं इस वक्त, आज आपने भी देखा होगा कि जी जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी के तौर पर सामने आ रहे हैं लेकर, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत में जाहिर है अभी आप लोग बैठे हुए भी हैं और इंडिपेंडेंटली भी अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं ये नई पार्टी की जो है वो एक तब्दीली पाकिस्तानी सियासत में? और अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या वो लोग जिनके ऊपर एलिगेशन जब आप लोग ऑपोजिशन में थे लगाते भी थे और फिर सामने आती भी थी बात केसेस के तौर से भी, जैसे कि हम जहांगीर तरीन साहब को देख रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हैं वो, और ये सारी सूरत हाल है, क्या अवाम में वो एक्सेप्टेंस मिलेगी? ये देखिए, शुक्रिया। एक्सेप्टेंस का तो पता नहीं, मतलब कि देखिए पता नहीं लोग क्यों परेशान हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप बनने पे, जबकि यही जहाज इस वक्त उनको लाने के लिए चल रहा था, अब यही जहाज उनको लाके दूसरी जगह बैठाने के लिए चल गया है। तो ये एक जनूबी पंजाब का एटमॉस्फेयर है, और ये हमारे पॉलिटिकल एरिना में इलेक्टेबल्स की जो सियासत है, इंडिपेंडेंट जो खड़े होके आते हैं, वो उनका हमेशा से माहौल यही रहा है जी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, मईशत के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने, इसको कैसे देख रहे हैं? नए बजट में कोई अवामी रिलीफ मिलेगा आवाम को? क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो खबरें कुछ अच्छी नहीं आती हुई नज़र आ रही। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला होपफुल है कि अवामी रिलीफ इसमें बजट में आएगा। कुछ गुजारिशात ये हैं कि IMF का जो मसला है वो अब तक उसको वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो सका, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ताख़ीर हुई हैं, मगर मैं ही समझता हूँ कि एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तकालीफ है, पर थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, और जो हम करते आ रहे हैं शायद सभी शुरू से जो हमने बैगेज एक्स्ट्रा उठाया है पिछली गवर्नमेंट का, उसका खमियाजा तो जाहिर है हमें डैमेज हुआ है, मगर मुल्क इंशाल्लाह मैं समझता हूँ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एक बेहतरीन ट्रैक पर चढ़ेगा, और उसमें वक्त लगेगा, ये रातों रात तो नहीं हो सकेगा, मगर वक्त लगेगा, और मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, वक्त लगेगा। और क्या अभी जब बजट पेश होगा, चूँकि जाहिर सी बात है आप इस वक्त मुआविन खुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के और चीज़ें बड़ी क्लोजली मीटिंग्स में देख भी रहे होंगे, हम देखते हैं कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी वगैरह भी पिछले दिनों जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग भी हुई उसमें भी बड़े ज़्यादा रिजर्वेशंस रहीं और सब कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना से कि जी वो तो बता नहीं रहे हैं और मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों से और आपसे भी अभी तक सो फार के फाइनेंस मिनिस्टर ने एतमाद में लिया है सारी सियासी जमातों को कि जी जो बजट में सिफारिशात देनी थी या जो चीज़ें करनी थी या कोई भी एडवाइस थी वो सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई हों? मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अपनी तरफ से तो उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि एक अच्छा पैकेज बना के इस दफ़ा बजट में पेश करेंगे। उन्होंने कोशिश तो की है और काम भी कर रहे हैं। इसमें देखें फाइनेंस मिनिस्टर कम अज़ कम इम्पोर्टेड तो नहीं है। पहले हफीज शेख साहब थे, फिर तरीन साहब थे, उन्होंने IMF को लेटर्स भी लिखे, मुल्क के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया। मैंने तो उस दिन तकरीर में भी कहा था सबसे पहले शौकत तरीन साहब को बिठा के उनको पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने इतना सीरियस क्राइसिस पैदा किया इस मुल्क के अंदर। IMF को जो ऐसा लगता है जैसे कोई ये पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के दुश्मनों वाला काम किया। तो इसहाकदार साहब से लोगों को पता नहीं, मगर हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतर पैकेज निकाल के देंगे और उसमें रिलीफ होगा जरूर। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिकली रिलीफ होगा। बाकी जो तकालीफ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगी और वो अपनी नए से पहुंचेंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, क्या कोई सिफारिशात जो भी पार्टीज़ की हैं उन्होंने वो भी ली हैं? यकीनी तौर पे वो अपने तौर से कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन जो हालात हैं ग्राउंड पे वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं। भी जैसे अभी आपने खुद ने भी कहा कि IMF से भी, और हम देख रहे हैं अभी तक बेल आउट पैकेज की जहाँ बात हो रही थी वो नहीं हुई, उस पर भी इंटरनली मैं समझता हूँ जहाँ हमारी कमजोरी है वो कमजोरी जो है इम्प्लीमेंटेशन पे है। नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, इस वजह से तकालीफ ज्यादा है। अमूमन ऐसा होता था कि प्रोविंशियल जिनके पास असेंबली पंजाब के अंदर हुकूमत होती थी, फेडरल में भी उन्हीं के पास होती थी, तो पूरे मुल्क का एक निज़ाम एक सिस्टमेटिकली अच्छा चलता था। मगर अब 18वीं तरमीम हो गई है, सब अपने अपने इंडिपेंडेंस हो गए हैं, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इशू प्राइसिंग के अंदर बहुत है जरूर। और मैं समझता हूँ हुकूमत को ये काम पहली फुर्सत में करना चाहिए। मैंने यही इसलिए अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और कैबिनेट के अंदर भी कि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है मेंटेन नहीं कर पा रही है प्राइसिंग को। कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं और डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर जो है ना मैं समझता हूँ हुकूमत की कमजोरी मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा शाह साहब कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होते हुए नज़र आ रहे हैं अब आपको, और इलेक्शंस होंगे तो उसमें जिस तरह से अब जो हालात बन रहे हैं सब एक और जो PDM बनी थी, क्या उसके प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन लड़ने की बात होगी या फिर सब अलग अलग अपने ही जमात के बैनर तले इलेक्शंस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से PDM एक इत्तेहाद है और ये एक तहरीक है। अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलायंस तो अपनी जगह कायम रहेगा। ये इलेक्ट्रोल अलायंस नहीं है, मगर इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं महसूस करता हूँ क्योंकि डे 1 से इसके अंदर हूँ मैं, इसमें सीट एडजस्टमेंट जरूर होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शाह अवैस दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मामून खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जनरल सेक्रेटरी JUI जी। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने एक चीज़ कही जो कि बड़ी गौर तलब थी उनका, अगर इलेक्शंस हुए तो मतलब देयर इज़ स्टिल अ डाउट इन इट कि जी इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। ये भी अभी तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को नहीं पता चल रहा कि जी इलेक्शंस हो रहे नहीं। और ये एक बड़े अहम मनसब पे मावन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और वो इस तरह की बात करें तो यू कैन इमेजिन कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे, कोई बंदा इस बात के ऊपर जवाब देने के लिए कैटेगोरिकली तैयार नहीं है। क्योंकि जब इंसाफ का तराजू बराबर होगा तो इलेक्शन होंगे, मैं चाहूँगा तो इलेक्शन होंगे। इस तरह की सियासी लीडर की तरफ से बड़ी बड़ी जमातों के आप बयानात सुने तो
तो फिर ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेटिक सूरत हाल में मतलब आप सुने तो फिर आपको बहुत हैरानी भी होती है और बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन भी होती है एट द सेम टाइम कि जी कैसे इस तरह से कहा जा सकता है। जमहूरी दौर में ही हम माजी में सुनते थे इन्हीं जमहूरी रहनुमाओं से, इन्हीं लीडर्स के मुंह से कि जी आइन को तोड़ा गया है और कानून को तोड़ा गया है और आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं माजी में जी, लेकिन तब जब डिक्टेटर्स का दौर होता था और यही हमें पाठ पढ़ाते थे यही सारे लीडर्स, यही सारी सियासी जमातें कि जी डिक्टेटरशिप में बहुत बुरे हालात हुए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में भी ये भी तारीख बन रही है और हिस्ट्री लिखी जाएगी कि जी जमहूरी दौर में जमहूरी जमातें होने के बावजूद अंडर द बैनर्स जी इस दौर में भी आइन तोड़ा गया है और इलेक्शंस डिले हुए हैं और इलेक्शंस का कोई नाम नहीं ले रहा और अभी तक बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।